गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन और मेरे साथ हैं अब्दुल रऊफ और हरमीत भी है इस्लामाबाद से। अच्छा हरमीत, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और मैं हूं हरमीत सिंह और ये हमारा मॉर्निंग शो हो रहा है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि इसी एक जुमले का इंतजार था पूरी इस कौम को, खा वो सेलिब्रिटीज हों, क्रिकेट स्टार्स हों, सभी इसके जुनून में मुब्तला हो चुके हैं और अपने अपने अंदाज से वीडियोस बना रहे हैं। रऊफ साहब, पहले तो चल के वो वीडियोस देखते हैं। चलो ठीक है। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये मेरा बैट है, ये पिच है। ये बहुत लंबा छक्का है। ये मेरा छक्का। ये मैं हूँ, ये नन ड्रामे की टीम है और ये नन है जो कभी नहीं सुधरेगी। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और हम टीवी देख रहे हैं। ये मैं हूँ, ये हमारी क्लास है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही। ये मैं रबिया राजपूत हूँ, मेरे साथ कुकिंग एक्सपर्ट आफ्ताब है और ये रेडियो शो हो रहा है। ये हमारा बैट है, ये हमारा तकिया है और यहाँ सोने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, देखे रऊफ साहब, बच्चे हों बड़े हों सभी इसमें मुब्तला हो चुके हैं। हर कोई अपने अंदाज से वीडियोस बना रहे हैं। अभी हरमीत ने भी अपने अंदाज से गुड मॉर्निंग कर दिया है। मैं तो सबसे दिलचस्प मुझे वो लगा है वैसे मुनीज़े अगर हम देखें ना तो हमसे दजाल भी पनाह मांगेगा जब वो दुनिया में आएगा, तब उस पर भी कैसे कैसी मीम्स बनेंगी, कोई क्या बनाएगा कोई क्या बनाएगा। तो आप देखें ना, मुख्तलिफ कल जैसे हमने जैसे T20 जीता तो तब भी हमारी पूरी टीम ने, बल्कि हसन अली ने उस पर एक वो बनाया कि भाई ये हम है और अब पार्टी हो रही है। तो बड़े कमाल की चीजें आ रही है। और वैसे अगर देखा जाए तो कोई हल्की सी वीडियो भी आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हसन अली की बात कर ली है हरमीत, पहले तो हम फतह का कहां से जश्न, कहां सेलिब्रिटी बन जाते हैं। हसन अली की बात की है, पहले तो हम हला मीम देख लेते हैं, उसकी वीडियो देख लेते हैं कि किस तरह उसने इस जुनून में आकर एक ट्रिब्यूट सा पेश किया है। ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है और हम सीरीज ईद का पार्टी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा शर्मीत वो लगी है वो जो बच्चे ने कहा ना कि ये मैं हूँ, ये मेरी क्लास है और पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब नारा लगा एग्जैक्ट, पढ़ाई नहीं हो रही है। बाकी बहुत सारी ढेर सारी चीजें आई हैं और BBC वगैरह दीगर जो लोगों ने भी बिलअक़वामी सतह पर भी हमने देखा कि भारतीय कुछ सिंगर हैं, उन्होंने इस पे गाना भी बनाया है। अच्छा, मतलब इसको रिलेटेड तो जो लड़की है जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद से, तो वो काफी फेमस हो चुकी है, पूरी दुनिया भर में उस पर मीम्स बन रही हैं। और जाहिर बात है कि आपको क्लिक करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ भी हिट हो सकता है आजकल ऐसी दुनिया। और एक तो पैंडेमिक है तो जाहिर बात है इस किस्म की जो वीडियो आती है तो ज्यादा मजा आता है, लोग ज्यादा उसको एंजॉय करते हैं, हंसी खुशी की चीजें जो ज्यादा, क्योंकि जाहिर बात है लोगों ने 6-7 महीने जो घर में गुजारे उसके बाद काफी वो सीन जो है काफी बोरिंग है। खेल रहे हैं तो वीडियो बना लिए, खा तो रहे हैं तो वीडियो बना लिए, पढ़ रहे हैं तो बना लिए, सफाई कर रहे हैं तो बना लिए, जो कर रहे हैं ना उन्होंने उसमें ये वीडियो बना लिया और अपना हिस्सा जरूर डाल दिया। ये मैं हूँ और ये मेरा कुकिंग शो है, इजाज़ कर रहा है, ये मैं हूँ ये मेरी टीम है। बहुत दिलचस्प है। रऊफ तो साहब ने कुकिंग शो की बात कर ली है तो हरमीत ने एक बड़े मजे का रऊफ साहब नाश्ते के ऊपर पैकेज बनाया हुआ है। सुबह सुबह का वक्त है, बाहर भी धुंध, खाने पीने की बात हो रही है, तो क्यों ना हरमीत ने जो एक मजे के खाने और पकवान का पैकेज तैयार किया है वो हम देख लें पहले, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। हरमीत ने पता नहीं ये कहा कि नहीं कहा कि ये मैं हूँ और ये मेरा शो है, मतलब यार, लेकिन देख लेते हैं पहले चल। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज मैं तुहानू लेके आया हाँ करतारपुरा। ओ करतारपुर साहब नहीं बल्कि पिंडी दा बहुत कदीम इलाका है करतारपुरा। करतारपुरे के बारे में आपको काफी सारी चीजें बताएंगे, लेकिन यहाँ का सबसे ज्यादा मशहूर है यहाँ का गर्मा गर्म नाश्ता। आज यहाँ पे सुबह के वक्त पिंडी और इस्लामाबाद से लोग आते हैं यहाँ का नाश्ता एंजॉय करने। तो आइए मेरे साथ और आप भी एंजॉय कीजिए यहाँ का नाश्ता। ये करतारपुरा बेसिकली ये दो भाई थे यहाँ पे, करतार सिंह और हरी सिंह। ये दो भाइयों का इलाका है। आगे हरीपुरा है
और ये करतारपुरा, ये उन भाइयों के नाम से मशहूर हैं इलाके, करतार सिंह और हरी सिंह के नाम से। तो फिर इनका नाम करतारपुरा और हरीपुरा हो गया, इस वजह से इनको करतारपुरा कहा जाता है। हम तो ये दादाबू के टाइम से शॉप और 1965 से हम चला रहे हैं। पहले दादाबू थे, फिर फादर हैं, उनके साथ मैं होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं 3:30-4 बजे, और यहाँ पे उस वक्त इतना रश होता है, सर्दी हो या गर्मी, यहाँ पे गाड़ियों की लाइन होती है और ट्रैफिक ब्लॉक होता है, इतना ज़्यादा क्राउड होता है। और हमारे पास चने होते हैं खोए वाले स्पेशल, छोटे कीमे के कोफ्ते होते हैं, अंडे होते हैं, चिकन होता है, मटन चने होते हैं, छोटा मगज़ होता है, नहारी, पाए, चने, सब कुछ होता है। हलवा पूरी होती है, बहुत टेस्टी नाश्ता है। लस्सी होती है, लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ नाश्ता करने आते हैं। स्पेशली जो ऑफ होते हैं वीकेंड्स पे, उस टाइम तो पूरे पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं नाश्ते करने के लिए। अच्छा, नाश्ता तो हमने खुद नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कुछ दोस्त नाश्ता कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ का नाश्ता उनको कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? सरगोदा से। अच्छा, सरगोदा से आए हैं, तो यहाँ का नाश्ता कैसे लगा आपको? नाश्ता फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अच्छा है नाश्ता। अच्छा, बहुत नाम सुना था काले खान न्यारी का। आप स्पेशली इनको लेके आप भी सरगोदा से आए हैं? सरगोदा से मैं इधर आया था लास्ट टाइम को, तकरीबन को 3-4 माह पहले, तो अच्छा लगा था, पसंद आया था। तो अब हम लोग दोबारा आए हैं, स्पेशल हमने प्लान किया करतारपुरे में आके काले खान की न्यारी का नाश्ता करने के। अच्छा, तो अब ये निहारी इनको आप मतलब मुख्तलिफ, खासकर जो निहारी उसके लिए आप यहाँ से? जी जी बिल्कुल, निहारी के लिए आए हैं। टेस्ट कैसा है? अल्टीमेट टेस्ट है, ज़बरदस्त। दोस्त देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे करतारपुरे के नाश्ते के हवाले स्पेशली? करतारपुरे का नाश्ता आप आए करें, बहुत टेस्टी है और बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है इनका। हाँ बिल्कुल, इनका तो कहना यही है कि करतारपुरे का नाश्ता बहुत टेस्टी है और आप ज़रूर आएँ यहाँ पे छके नाश्ता। लेकिन दीगर काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पे नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? नाश्ते के बारे में बताया आप लोगों को, तो मेरे ख्याल में सारा कुछ ख़त्म ही हो गया है। अभी ख़त्म पार्शली हुआ है, टोटल नहीं हुआ। अभी लस्सी वगैरह फिर मंगवाई है, मतलब बहुत आला नाश्ता है सीरियसली। अच्छा, मतलब ऑर्डर दोबारा भी किया है? मतलब उससे मज़ा नहीं आया ना थोड़े से ऑर्डर से। कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ से डेली नाश्ता करने के लिए? अच्छा, कराची से। अच्छा, कराची से। तो करतारपुरे का नाश्ते के हवाले से कुछ सुना था कि मैंने नाश्ता इधर ही करना है? बेसिकली मेरा स्टेंट था, अभी 3 साल मैं इस्लामाबाद करके गया हूँ, तो एक महीने बाद में आया हूँ अपनी चीज़ें रैप अप करने। तो पहली चीज़ मैंने इसको यही बोली है, मेरे जूनियर है, मैंने कहा कि भाई चलो करतारपुरा का नाश्ता करने चलो। और मैं अगर देखने वालों को भी ये कहूँगा कि नाश्ता तो अच्छा है, पर एक बार सहरी का एक्सपीरियंस लेने ज़रूर आएँ। अगर आप रमज़ानों में हैं रावलपिंडी के शहर में, तो सहरी ज़रूर करने आए करतारपुरा की। एक अलग वाइब होती है, एक अलग माहौल होता है, उसको ज़रूर इन्जॉय करें। आपने अपने सीनियर की बात मानी और उनको सीधा इधर लेके आए? हाँ जी बिल्कुल, उनको माशाल्लाह मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मतलब ये सही कह रहे हैं, सहरी का एक्सपीरियंस लाजमी लें। यहाँ पे अलग से, मतलब लाहौर कहते हैं नॉर्मली फूड स्ट्रीट में रौनक लगी होती है, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा मतलब चीज़ें चौक हुई होती, रोड्स वगैरह, और ज़्यादा रश और रौनक और मज़ेदार टेस्ट होते हैं। इनकी तो वैसे में नाश्ता इनका ख़त्म हो चुका है, दोबारा ऑर्डर भी कर चुके हैं। साथ साथ कुछ दोस्त हमारे नाश्ता कर रहे हैं, उनको अगर उनसे मैं पूछूं, अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नाश्ता कैसा है यहाँ का? नहीं माशाल्लाह अच्छा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ऐसा लगता है कि आप वॉक करके आए सीधा नाश्ता कर रहे हैं? आप बस ऐसे ही है कुछ। हम लाहौर से आए हैं और स्पेशल काले खान का नाश्ता खाने करने के लिए आए हैं, स्पेशल इनके लिए आए हैं। हम सैर व तफरी के लिए कलाम गए थे, कलाम से हमने वापस इस्लामाबाद में स्टे किया। स्टे के बाद हमने पहले सुना हुआ था कि काले खान का नाश्ता, हम रास्ते में पूछ कर करतारपुरा पहुँचे। हमने पहले कंफर्म किया काला खान की यही दुकान है, फिर जब वेरीफाई हुआ तो फिर हम अंदर आके बैठे। मगर हमें थोड़ा सा है कि हमें नली और मगज़ नहीं मिला। निहारी खा रहे हैं, बहुत मज़ेदार है। ऐसे तो नाश्ता लाहौर का भी कमाल का है, लेकिन ये बताएं कि दोस्तों लाहौर है, अच्छा लाहौर, लेकिन करतारपुर बैठ के और जो लाहौर के जो रेडी वाले लेने हैं, उनके चने और इनके कढ़ाई गोश्त सेम टू यू, लाहौर ही है। अच्छा, लेकिन दोस्तों के साथ यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है नाश्ता करें? सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही थी, डिस्टिंक्शन यही था करतारपुर की, यहाँ पे काले खां है, उसकी निहारी जाके खानी है, इस वजह से हम इधर आए हैं स्पेशली। मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त।
अच्छा जी, मज़ा आ रहा है, बल्कि दोस्तों की जब गैदरिंग हो उसका अलग ही मज़ा होता है। फिर जब नाश्ता यहाँ का नाश्ता हो तो उसका अलग मतलब, मेरे ख्याल में आप लोग सब कुछ चाट चुके हैं, मतलब कुछ रहा नहीं, सिर्फ चाय की चुस्कियाँ ले रहे। तो कैसा लगा यहाँ का नाश्ता? बहुत ज़बरदस्त। हम अक्सर औकात इधर आते रहते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, दोस्तों को क्या कहेंगे? दोस्तों को यही कहेंगे कि अच्छी इन्वायरमेंट होती है यहाँ पे, पूछ के आते हैं भाई किसकी कौन सी चीज़ बेहतर है यहाँ पे। तो ये यहाँ का ये सुना था कि यहाँ की काला खान की निहारी बहुत अच्छी है, तो वाकई आज हमें टेस्ट लिया है, अच्छी है। अच्छा, बिल्कुल इनका कहना ये है कि ज़्यादातर निहारी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ लोग हलवा पूरी, साथ साथ जो दीगर जो चीज़ें हैं, ख़ासकर मैं बात करूँ चने, नान, कमाल के। वैसे तो मेरा खुद दिल करता है कि मैं कब बैठूंगा, लेकिन सबसे पहले तो लोगों से बात करूँ, चिट चैट करूँ, उसके बाद आऊँगा दीगर जो है क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ के नाश्ते की, वो भी आपको बताऊँगा। तो मेरे साथ रहिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं करतारपुरे में मौजूद हूँ, लेकिन सबसे पहले करतारपुरा का नाश्ता तो छकाएंगे, खुद छकेंगे, आपको सिर्फ दिखाएंगे। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे मेरे दोस्त, हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं और हिस्ट्री पे भी काफ़ी नज़र रखते हैं, सजाद साहब, उनसे बात करेंगे। सजाद हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। आज अगर हम बात करें करतारपुरे के हवाले से, इसकी क्या तारीख़ी लिहाज से इसकी क्या, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब करतारपुर का नाम आता है तो इसको उसके साथ रिलेट करते हैं, तो इसकी क्या हिस्ट्री है? ये करतारपुरा है, वो करतारपुर है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊँ, ये एक पिंडी का बहुत कदीमी इलाका है। यहाँ पर अगर आप कहें कि तकरीबन 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। मेरे सामने ये आप जो पीछे देख रहे हैं, सूरी बिल्डिंग होती थी जो कि 1936 में बनी हुई थी। ये एक अगर कैमरामैन भी आपको दिखा सकें तो बालमुकुंद सूरी साहब का एक घर होता था, जो कि सूरी एक हिंदू के बहुत बड़े एक ताजिर थे जो यहाँ पे रहते थे। इनकी हवेली अगर आप अंदर से देखें, तकरीबन 100 गाड़ियाँ इस वक्त पार्किंग में लगी होंगी, क्योंकि ये पार्किंग बन गई है। बिल्कुल अगर राइट साइड पे आप देखें, यहाँ पे एक गुरुद्वारा होता था सिखों का, जो कि अब घर बन गया है, यहाँ पर वो नहीं है। ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर किसी वक्त में मैंने खुद देखे, कभी कभी एक टांगा गुजर रहा होता था, यहाँ पर इतना रश नहीं होता था। बहुत कदीमी घर हैं यहाँ पर, बहुत कदीमी हवेलियाँ हैं। और ये जो इलाका है, ये करतार सिंह उसके नाम से आबाद हुआ था। इसके थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं, ये एक जगह थी जहाँ पर जो कि कश्मीर का हरि सिंह की हवेली एक जगह मशहूर थी, वहाँ पर एक हॉस्पिटल बन चुका है। वहाँ पर वो जो सर्दियाँ गुजारने के लिए यहाँ पर आया करता था। हरि सिंह, एक तो हरि सिंह नलवा थे, एक हरि सिंह डोगर जो सरदार थे, कश्मीरी सरदार। आप उसमें से कौन से हरि सिंह की बात करें? जी, हरि सिंह डोगर थे जो कि कश्मीरी थे। हरि सिंह नलवा तो एक रंजीत सिंह के साथ एक वॉरियर थे, एक जंगजू थे, उनकी बात नहीं हो रही। हरि सिंह डोगर जो कि कश्मीर के राजा थे, वो यहाँ पर आते थे। उनकी बाकायदा यहाँ पर महफिल लगती थी, उनकी हवेली थी। और जो सर्दियों का जो उनका जो यहाँ पर अदालत भी यहाँ पर लगती थी, यहाँ पर पूरा एक निज़ाम होता था जो पूरी अपनी, क्योंकि बर्फ़बारी होती थी तो घर सर्दियाँ गुजारने के लिए वो यहाँ पर आ जाते होते थे। तो उनकी हवेली थी वो, जो कि अब टूट फूट के शिकार हो चुकी है, वहाँ पर घर बन चुके हैं। तो ये आपको मैं इस इलाके की जो हिस्ट्री है उस हवाले से बता रहा हूँ। तो ये बहुत पुराना इलाका था। यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो जामिया मस्जिद रोड है। जामिया मस्जिद भी तकरीबन 100 से ज़ायद साल पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पर आपको कोई भी बिल्डिंग अगर जो अपनी असल हालत में है, कोई भी 100 साल से पुरानी यहाँ पर नहीं मिलेगी। काफ़ी बिल्डिंग यहाँ पर टूट चुकी हैं। ये एक स्कूल है, ये भी बहुत पुरानी हवेली, ये भी तकरीबन 80-90 साल पुरानी है। ये भी सिख या किसी हिंदू की होती होगी। यहाँ पर जो इस इलाके में जो ज़्यादातर आबादी थी वो हिंदुओं की थी, उसके बाद सिख थे और मुसलमान की। यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ 2 गलियाँ थी जहाँ पर मुसलमान आबाद थे, बाकी सारे इलाके में हिंदू और सिख रहा करते थे। ये तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है यहाँ की। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि नाश्ते के हवाले से ये काफ़ी मशहूर है, और मैंने भी जब नाम सुना कि करतारपुरा का नाश्ता, तो सोचा कि हमारी जो पूरी टीम है या हमें देखने वाले जो हैं उनको हम दिखाएं और हम खुद नाश्ता भी करें। तो क्या ख्याल है, नाश्ता करने के लिए चलें? चलो आ जाएं जी, क्यों नहीं। नाश्ता तो यहाँ पे मशहूर है और ये सो कॉल्ड फूड स्ट्रीट है पिंडी की। यहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी। देसी खाबे मिलेंगे, निहारी, पूरी, लस्सी, आपने जो खाना है, पाए खाने हैं, यहाँ पे सब कुछ। आप एक चीज़ इमेजिन करें, मैंने कुछ खाना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये छोटा सा बाज़ार है लेकिन बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है। क्या बात है। तो मैं वैसे जब आप जो बातें करें तो मेरे मुंह में पानी आ ही गया है, और मेरे ख्याल में सुनने वाले, देखने वालों के का भी अब इंतज़ार उनको नहीं करवा सकते। चलते हैं, नाश्ता करते हैं।
हाँ भाई, आपको कैसा लगा करतारपुरे का नाश्ता? और मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि गरम पूरी, हलवा, ओए रब्बा, यहाँ पे चने भी है, साथ में नान भी और गर्मा गर्म चाय। और सोचता हूँ दोस्तों के साथ बैठ के ही आज हम पहुंचे हैं सूफी सेंटर पे। और यहाँ पे यहाँ का जो नाश्ता है, मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ का नाश्ता इसलिए अच्छा लगा कि हर चीज़ एक ही टेबल पे मौजूद है। तो भाई आप एंजॉय करें और मैं फिलहाल नाश्ते को एंजॉय कर रहा हूँ। हरमीत तो मज़े मज़े से नाश्ता कर रहा है रऊफ साहब, और हम यहाँ बैठ के नान, चने, हलवा, पूरी, निहारी चाय पी रहे हैं। इसको सिर्फ देख सकते हैं और हम चाय से लुत्फानंदोज होंगे। हरमीत ही बताएगा। हरमीत, आपको नाश्ता कैसा लगा? आपने लोगों को तो बहुत खिला दिया, खुद एक ही लुकमा हमने आपका देखा है बस। वैसे इस वक्त स्टूडियो में मैं भी सिर्फ कावे पे ही गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वो नाश्ता कैसा था? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, रऊफ साहब कमाल का नाश्ता है वहाँ का। और करतारपुरे की जो हिस्ट्री है वो भी बड़ी प्यारी है। एक तो रावलपिंडी में हम देखें ना, जहाँ से भी हम गुजरे तो कोई ना कोई स्पेशल जो है वो वहाँ की कोई स्पेशल डिश या वहाँ का की कोई ना कोई ऐसी बिल्डिंग आपको नजर आएगी जिसकी अलग ही खास हिस्ट्री है। तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे पिंडी की गलियों में घूमने का। और वहाँ पे जाके आपको कभी कभी तो बंदा ये ऐसी सी गलियाँ बनी है जैसे आप कहेंगे कि मैं 1947 के कोई दौर से मैं ही गुजर रहा हूँ, वो वही वक्त है। तो नहीं है। वैसे मेरी कोशिश थी क्योंकि करतारपुरा और करतारपुर को थोड़ा सा अलग करना था, सोचा कि इसके नाश्ते के हवाले से बात की जाए और यहाँ की तारीख के हवाले से बात की जाए। बहुत तंग गलियां तो नहीं है? इतनी तो जाहिर बात है कि कुछ गलियां तंग हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे करतारपुरे की मैं बात करूँ, रश ज्यादा होती है, ट्रैफिक ज्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा अगर आपके पास बाइक है तो बड़े आसानी से चले जाते हैं। गाड़ी एक बात जाहिर बात है कि आपको मॉर्निंग जाना पड़ेगा। एक बात कह दूं, लाहौर में बात गलियां इतनी तंग हैं कि उसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसी ने लिखा है कि बात गलियां इतनी तंग हैं कि अगर सामने से एक मर्द और एक औरत आ रहे हो तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। ठीक। और यहाँ पे इतने मजे मजे के नाश्तों के बाद हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक की गुंजाइश बचती है। सो पब्लिक डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक पब्लिक। बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस की जो कि 3 मार्च को होने जा रहे हैं। कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए हैं। ऐवान बाला की 48 नशिस्तें हैं जिस पर पोलिंग होने जा रही है। अगर देखा जाए तो पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान के चारों मुतल्लिका सूबाई हलकों में इस पर वोट होगा और इस्लामाबाद और फाटा के लिए कौमी असम्बली में होगा। किस किस ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और कहाँ से नॉमिनेट हो रहे हैं, सबसे पहले इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले वो देखते हैं। सेनेट इलेक्शन 2021 के लिए इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरों के दफातर में जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया। PTI ने अपने कई उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। इस्लामाबाद से हफीज शेख और फौजिया अरशद तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी। पंजाब से सैफुल्ला न्याजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, सानिया निश्तर का नाम हतमी फहरिस्त में शामिल है। पीपल्स पार्टी से शहरी रहमान और सलीम मांडवी वाला के नामों को हतमी शक्ल दी गई। करीम ख्वाजा और ताज हैदर टेक्नोक्रेट नशिस्त पर कागजात जमा कराएंगे। खैरुन्निसा मुगल, पलवशा खान ख्वातीन नशिस्तों पर, जबकि सादिक अली मेमन और जाम मेहताब डहर जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से राजा अजीमुल हक को नामजद किया है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कामिल अली आगा ने इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा से 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का फैसला किया है। जनरल नशिस्तों के लिए सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान, तारिक खटक और हाजी जुबैर अली कागजात जमा कराएंगे। ख्वातीन की नशिस्त के लिए MPA नईमा किश्वर, जबकि अकलियती नशिस्त पर MPA सरदार रंजीत सिंह उम्मीदवार होंगे। PDM का सूबाई सरबराही इजलास 15 फरवरी को होगा, जिसमें मुतफिका उम्मीदवारों का फैसला भी किया जा सकता। तो सेनेट इलेक्शन के लिए जो उम्मीदवार नामजद हुए हैं वो तो हमने आपको दिखा दिया है। अब इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मज़हर अब्बास मौजूद हैं, हु इज़ अ सीनियर एनालिस्ट। उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मज़हर साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, खैरियत से। बिल्कुल क्या कहेंगे? आप लोग अभी जब ये गुफ्तगू कर रहे थे, ये कनेक्ट करने से पहले, तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल मोरालिटी पे कुछ लिख रहा था। अच्छा क्या है, जरा वो भी पहले सुन लें हम। और इस चीज़ पे गौर कर रहा था कि
जिन्होंने किस पाकिस्तान का तस्वुर किया था और हमने क्या पाकिस्तान बना दिया। मतलब ये तो वैसे एक अलग से मौजू है, इसको तो अलग से बात करनी चाहिए, वाकई बात आपकी सही है। लेकिन बदल अगर जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, आपकी आवाज़ चली गई है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही रऊफ साहब आपकी। अब बेहतर है कुछ? हेलो मज़हर साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज़ आपकी आई है, आवाज़ मेरा ख्याल है रऊफ साहब की शायद नहीं जा रही है अभी। मज़हर साहब को उन्हें दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात कि ना सिर्फ सिंध में रऊफ साहब इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, देखा जाए तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो आना चाह रहे थे, पेपर्स जमा करवाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें खान साहब की तरफ से अप्रूवल नहीं आई थी। अच्छा, बाकी पार्टीज की तरफ भी अगर देखा जाए, जैसे मैं देख रहा था कि इरफान सिद्दीकी को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया है। मुशाहिदुल्लाह खान चाहते थे उनके बेटे को मिले, लेकिन मुशाहिदुल्लाह खान हालांकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको दिया गया है। राजा ज़फ़रुल हक को इस बार टिकट नहीं दिया गया। राजा ज़फ़रुल हक भी चाहते थे कि उनके बेटे को मिले, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, इसके साथ फैसल वाबडा अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से देखा जाए, उनको टिकट दिया गया, हालांकि उनके नैब का इलेक्शन कमीशन में एक केस है दोहरी शरीयत का। रऊफ साहब, यही तो वजह है कि फैसल वाबडा और सैफुल्लाह अब्रू को जब नॉमिनेट कर दिया गया तो उस पर पार्टी में इख्तलाफात नजर आ गए और शाह महमूद कुरैशी बजाते खुद चले गए सिंध के वो इस मामले को देखें, टेकअप करें, और बहुत जल्द ही कोई वहाँ से भी बात आने वाली है, क्योंकि इस पर पार्टी के जो रहनुमा थे, जो एतराज़ कर रहे थे, उन्हें भी तो काम डाउन करना था। मेरा ख्याल है हमारा राब्ता बहाल हो गया मज़हर साहब से। मज़हर साहब, वंस अगेन वेलकम बैक, और आपकी राय लेना चाहेंगे। अभी हम यही बात कर रहे थे कि जब फैसल वाबडा और सैफुल्लाह अब्रू ने नॉमिनेट हुए हैं, उस पर पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके अंदर आपस में कुछ चपकलिश दिखाई दे रही है कि शायद उनको आगे नहीं लाना चाहिए था। शाह महमूद बजाते खुद चले गए हैं सिंध, क्या कहेंगे, क्या हो सकता है? जी, काफ़ी रिजनमेंट है इस हवाले से, और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनका बुनियादी एतराज़ यही है कि जब अगर फैसल को ऑलरेडी आपने कौमी असम्बली का टिकट दिया, वो वहाँ से जीत भी गए, वफाकी वज़ीर भी बन गए, अब उनके ख़िलाफ़ एक पिटीशन ऑलरेडी जो है वो चल रही है इलेक्शन कमीशन में। तो ऐसे मौके पे आप किसी दूसरे को क्यों नहीं लाते? पार्टी में बहुत से लोग हैं जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, उनका बुनियादी एतराज़ यही है कि वो इस वक्त उनको पार्टी का टिकट देना मुनासिब नहीं है। अच्छा। और वो चाहते हैं कि इस फैसले पे नज़रसानी की जाए। और जहाँ तक मेरी इत्तला है, अभी तक दोनों लोग जिनको नॉमिनेट किया गया है, उन्होंने कल रात तक तो नॉमिनेशन जो है जमा नहीं कराए थे इलेक्शन कमीशन के सामने। तो हो सकता है कि पार्टी यहाँ भी रिव्यू करे, और ये बुरी बात नहीं है कि अगर पार्टी रिस्पॉन्ड करती है रिजनमेंट पर, अगर पार्टी जो है अपने लोगों को, जिस तरह बलूचिस्तान में उनको तब्दील करना पड़ा फैसला, तो मेरा ख्याल है इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। कि अगर एक रिएक्शन आता है और पार्टी उसको पॉजिटिवली देखती है, अब मुझे नहीं पता फाइनल डिसीजन क्या होगा, लेकिन एतराज़ जो है वो आया है। बरमला अब रात को शायद गवर्नर से उन लोगों ने मुलाकात की कोशिश तो की थी, मुलाकात हुई या नहीं हुई इसका मुझे इस वक्त इल्म नहीं है। मतलब ये बताओ, अगर सारी पार्टीज़ के देखा जाए कैंडिडेट्स को, तो ज़्यादातर तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक बड़ी सेफ सी गेम खेली गई है कि शहरी रहमान हैं तो वो मौजूद हैं, अताउर रहमान JUI के हैं, वो उनका नाम मतलब उन्होंने दिया गया है। पंजाब में भी मुशाहिदुल्लाह खान का नाम मतलब आता है। एक सेफ सी गेम खेलने की कोशिश की गई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नए कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हों। इसकी कोई खास वजह नज़र आती है? रऊफ साहब, देखिए, उससे एक तो बेसिक चीज़ ये कि बड़ा टेक्निकल इलेक्शन होता है ये। इसमें आप 3 प्रायोरिटीज़ होती हैं। आप फर्स्ट प्रायोरिटी, बाद अक़ात जो बारगेन होती है वो इस पर भी होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देते हैं, और फिर सेकंड प्रायोरिटी किसे देते हैं, और फिर थर्ड प्रायोरिटी किसे देते हैं। अगर आप देखें तो इस पूरे इलेक्शन में मुझे सबसे दिलचस्प इलेक्शन इस्लामाबाद का होता नज़र आ रहा है कौमी असम्बली में, और वो सेट टोन करेगा कि PDM या पीपल्स पार्टी जो दावे कर रही है कि हम अदम एतमाद ला सकते हैं, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर कौमी असम्बली में PTI के सीक्रेट बैलेट पे जाते हैं, क्योंकि अभी हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना है, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी है इस हवाले से, उसकी डायरेक्शन को भी हमें देखना है। लेकिन अगर सीक्रेट बैलेट पे हम जाते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं,
तो पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पर इस लिहाज से आ जाएगी कि उनका वो नैरेटिव कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए तब्दीली ला सकते हैं वो तक़वियत पाएगा। लेकिन अगर पीडीएम को और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को शिकस्त होती है और पीटीआई की पोजीशंस जो है बेहतर होती है, पीटीआई का कैंडिडेट जीत जाता है और उनको और कुछ ज़्यादा वोट भी पड़ जाते हैं, तो फिर जो है वो पीपल्स पार्टी का या जरदारी साहब का वो बयानिया फिट जाएगा कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम आदम एतमाद ला सकें। तो मेरे लिहाज से जो इस सेनेट के इलेक्शन में जो सबसे दिलचस्प इलेक्शन है वो इस्लामाबाद का है। अच्छा, हरमीत हमारे साथ मौजूद है। मज़र जी, हरमीत। मज़र साहब, मैं पूछना ये चाहूँगा कि अगर हम देखें बज़ाहिर तहरीक इंसाफ काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैं बात करूँ तो इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होगा क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट उनके जाने वाले हैं। तो पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा लास्ट इलेक्शन में भी खास जरदारी साहब की जो अपनी एक गेम है वो जिस तरह करते रहते हैं, तो इस वक्त कोई ऐसा खास पत्ता खेलने जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब? देखिए, उनकी मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का पहली कोशिश तो ये होगी उनके यानी नॉर्मल अगर इलेक्शंस होता है तो उनके सिंध से 6 से 7 कैंडिडेट्स जीत सकते हैं। लास्ट इलेक्शंस में उनको 2 सीटें ज़्यादा मिल गई थी, जिसपे एमक्यूएम का एतराज़ भी था कि उनके 5 MPs ख़वातीन MPs और फैसल सब्जवारी ने तो यहाँ तक बात की थी कि पीपल्स पार्टी के 2 मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी गाड़ी में एमक्यूएम की 5 ख़वातीन को बैठा के लाए थे और उन्होंने फिर उनके खिलाफ वोट दिया। ये इस वक्त भी उनको फियर ये है जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के 21 MPs हैं, उस लिहाज से उनकी नॉर्मल सिचुएशन में उनकी एक जनरल सीट बनती है और एक शायद टेक्नोक्रेट की बन जाएगी। लेकिन अगर उनके MPs टूटते हैं, 3-4 MPs उनके टूट जाते हैं, 2-3 MPs PTI के टूट जाते हैं जिसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं, और अगर फैसल वाडा कैंडिडेट होते हैं तो आयन मुमकिन है कि ज़्यादा लोग उसके खिलाफ वोट दे दें, या इवन अगर GDA के लोगों का भी टूटने का इम्कान अपनी जगह मौजूद है। अगर ये होता है तो फिर पीपल्स पार्टी यहाँ से सिंध से एक आध मज़ीद सीटें ले सकती है, क्योंकि उसको बाकी जगह पे इतनी उम्मीद नहीं है। जो गेम प्लान लग रहा है वो यही लग रहा है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सरप्राइज दे देते हैं तो और उनके उम्मीदवार चेयरमैन होते हैं तो बलूचिस्तान असल में डिसाइसिव फैक्टर रहता है हमेशा से, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत वल्नरेबल होते हैं वहाँ से जो सेनेटर्स आते हैं, आमतौर पे उनकी उस तरह आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स अपनी पार्टी से उस तरीके से नहीं होती, तो वहाँ वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और खैबर पख्तूनख्वा में PTI जो पंजाब की सिचुएशन है वो उसमें बिल्कुल फियर फैक्टर है मुस्लिम लीग नून के अंदर कि उनके लोग टूट सकते हैं एज फार एज सेनेट इलेक्शन इज कंसर्न। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो बज़ाहिर तो ऑन पेपर तो 20 से 21 सीटें मिलनी चाहिए PTI को, और उस लिहाज से PTI एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आ जाएगी सेनेट के अंदर, और इवन अदरवाइज मुझे लगता है कि मज़र साहब एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जहांगीर तरीन के हवाले से कुछ हल्के कह रहे हैं कि वो उसे दोबारा आना चाहिए, वो दोबारा उसको एक्टिव होना चाहिए सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, तो क्या जहांगीर तरीन साहब दोबारा राजी हो जाएंगे? एक सेकंड हरमीत, ब्रेक ले लें पहले, हम ब्रेक से वापस आने से सवाल जारी रखेंगे। पब्लिक टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सेनेट इलेक्शन पर मजीद भी बात करेंगे। मज़र साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, बट पब्लिक यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक। सेनेट इंतखाबात की बात हो रही है जिसका मैदान सजने वाला है। हरमीत सिंह अब से कुछ देर कबल एक सवाल कर रहे थे, मज़र अब्बास साहब जो हमारे साथ हैं। हरमीत, अपना सवाल आप जारी रखो। जी मज़र साहब, अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ आज जिस मुकाम पे इसमें उसका एक बहुत बड़ा किरदार है, तो कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि खान साहब के साथ जिनका रिश्ता है अब दोबारा कुर्बतें बढ़ रही हैं, इस वक्त आप क्या समझते हैं? कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब को दोबारा आना चाहिए, उनको दोबारा एक्टिव होना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन दोबारा सेनेट के लिए आएंगे और दोबारा एक्टिव होंगे? नहीं, अब तो हमें पुरानी होगी कहानी। वो पुरानी कहानी होगी। देखिए, मेरा नहीं ख्याल अगर जहांगीर तरीन साहब आएंगे तो इमरान खान का बेसिक नैरेटिव
डेंट पड़ेगा, क्योंकि वो बहरहाल डिस्क्वालीफाई हैं और उनको कोर्ट ने कहा है कि वो सादिक अमीन नहीं है। सादिक अमीन की डिबेट एक अलग है कि हमारे यहाँ किसी एक मुकदमे में अगर किसी को सादिक अमीन डिक्लेयर किया जा सकता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे मामला। मेरा सवाल ये है कि वो जिस तरह वो आपको पता है कि लेन देन के मामले में, जोड़ तोड़ के मामले में काफी एक्टिव थे। मेरा सवाल वो है कि कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ। जहांगीर तरीन की कमी देखिए, जहांगीर तरीन इमरान खान के गेम प्लान में 2018 के इलेक्शन पे वो बहुत आगे थे, वो नंबर 2 थे PTI में, और इमरान खान उनको शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। वो समझते थे कि पंजाब की पॉलिटिक्स, और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मरतबा उन्होंने जब 2013 के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो वो इमरान खान के साथ बैठे, उन्होंने चार्ट पूरा खोला और इमरान खान को बताया कि महज वर्कर्स को टिकट देने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने फिर बाकायदा बताया कि कितना वोट किसको मिला है, कितना वोट किसको मिला है। तो वो पूरे एक प्लान के साथ थे। लेकिन जब उनका मुकदमा हुआ तो आपको याद है कि इमरान खान का बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा रिएक्शन आया था जब जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया गया था, क्योंकि उसने पूरे उनके गेम प्लान को तब्दील कर दिया। उस्मान बुज़दार साहब के लाने की भी एक बड़ी वजह यही थी, क्योंकि एक वैक्यूम आ गया था और इन फाइटिंग इतनी थी PTI के अंदर, जो आज भी हमें रिफ्लेक्ट करती है। सेनेट के इलेक्शन में जो सूरत हाल है उसमें सबसे ज़्यादा फियर फैक्टर खुद विद इन द PTI है कि हमारे जितने लोग उनको देख चुके हैं वो लास्ट टाइम 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था। तो मेरा ख्याल है वो जो फैक्टर है वो अपनी जगह है, जहांगीर तरीन की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन मुझे उनका पॉलिटिकल कम बैक PTI में इस वक्त तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा मतलब ये बताओ कि पंजाब की सूरत हाल, जैसे कराची की आप बता रहे थे, पंजाब की भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इसमें 12 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून से नाराज बैठे हुए हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो शायद वो नून लीग को वोट ना दें। हाँ। इसी तरह से 5 लोग खुरब लगारी की क़यादत में वो कह रहे हैं कि PTI से नाराज बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी कुछ पता नहीं, बल्कि वो तो ओपनली खुरब तो कह रहे हैं ना कि हम PTI को वोट नहीं देंगे सेनेट के इलेक्शन में, बल्कि किसी को भी नहीं देंगे। तो यहाँ भी सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब सी है। अच्छा बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके बारे में मतलब मैं पहले भी बात कर रहा था कि राजा ज़फ़रुल्लाह का अब नज़र नहीं आ रहे, उनको इस्तीफ़ा नहीं दिया गया, वो अपने बेटे के लिए चाहते थे लेकिन उनको बेटे के लिए नहीं मिला। इरफान सिद्दीकी का नाम आ गया, इरफान सिद्दीकी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे सेनेट का। पीपल्स पार्टी से देखा जाए तो पलवशा खान है, पता नहीं उनकी पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अजीब सी सूरत हाल यहाँ भी लग रही है। देखिए बहुत दिलचस्प चीज़ें, जिस तरह आपने कहा कि पंजाब के अंदर मेरी कोई एक हफ्ते पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब से गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम तो इस लिहाज से सेटिस्फाई हैं कि हमने एक उम्मीदवार का कहा था और उस उम्मीदवार वो आसानी से उनके मुताबिक इलेक्ट हो जाएंगे और वो कामिल अली आगा हैं। और बाकी उन्होंने कहा था हम अब कोई सरप्राइज पैकेज आ जाए तो अलग बात है, क्योंकि PMLQ के जरदारी साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात आज भी अपनी जगह कायम हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि PMLQ के MPs इधर से उधर होंगे। पंजाब में अगर कोई इधर से उधर हुआ तो सिर्फ PMLN के MPs होंगे। अच्छा। क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है, PTI को सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह अभी आपने कहा कि अगर अभी तो वो लगारी साहब ये दावा कर रहे हैं, लेकिन लगारी साहब के अलावा कोई 4-5 अभी तक मंजर आम पे नहीं आए हैं। ठीक है। वो कौन से MPs हैं जिनके बारे में वो ये बात कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में PTI को कोई नुकसान होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन उनके लिहाज से और बाकी लोगों के लिहाज से बलूचिस्तान का होगा। और सादिक संजरानी मुझे अगले चेयरमैन नहीं नजर आ रहे होते। अच्छा, तो फिर क्या कहेंगे मजहर साहब, कौन हो सकता है? देखिए अगर हफीज़ शेख साहब जीतते हैं तो हफीज़ शेख साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं चेयरमैन सेनेट के लिए PTI के अंदर। अगर हम ओवरऑल कैंडिडेट, जिस तरह शुरू में रऊफ साहब ने बात की थी, अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें जो लोग पहले सेनेटर्स रहते रहे हैं उनमें जो कमी जो लोग इस वक्त नहीं नज़र आएंगे, उसमें रहमान मलिक साहब का नाम ना होना इस लिहाज से। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा एक ज़माने में करीब थे, लेकिन लास्ट इलेक्शन में भी वो MQM के वोट्स की वजह से जीते थे। अच्छा। पीपल्स पार्टी के अंदर उनके नाम पर बहुत रिजनमेंट है पीपल्स पार्टी के अंदर, और इसी वजह से इस मरतबा उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अगर उसके मुकाबले में हम देखें तो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं
और पीटीआई और पीएमएलएन के जो कैंडिडेट्स हैं, बाय एंड लार्ज उनमें बहुत ख़राब लोग नज़र नहीं आते। उनमें हमें लगता है कि जिनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो लोग नज़र आ रहे हैं, जिनका अगर आप देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड, एक आध को छोड़ के ट्रैक रिकॉर्ड बज़ाहिर क्लीन है। इसके हवाले से अगर हम वो देखें तो उम्मीदवार बुरे नहीं हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होगा कि कौन से लोग जो है एकदम सरप्राइज पैकेज में आ जाते हैं, जीत जाते हैं इलेक्शन। जैसे सिंध में अगर एक दो लोगों का इजाफा होता है तो वो एक दो लोग कौन होंगे, यानी सिंध में एक बिल्कुल जो नीचे प्रायोरिटी पे हैं वो शादात ऐवान हैं, ठीक, एक लॉयर हैं, बार काउंसिल के रुकन हैं, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के मुकदमे बड़ी अहम है। मजहर साहब ने उन्होंने कहा है कि सादिक संजरानी अब की बार शायद चेयरमैन सेनेट ना हो, लेकिन अब होता क्या है ये तो हमें वक्त पर ही पता चलेगा। रऊफ साहब, हमारे शाहीनों ने फतह समेटी है, टेस्ट सीरीज के बाद T20 सीरीज भी अपने नाम की है और 2-1 से की है। खेल दूसरा जो तीसरा मैच है वो तो बड़ी मुश्किल से जीता। ब्रेक पे चले जाते हैं, खेल पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस पब्लिक। वेलकम बैक पब्लिक। खुशी की बात यह है कि टेस्ट सीरीज़ के बाद T20 सीरीज़ भी पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली हैं, लेकिन हुआ ये रऊफ साहब के 2-1 का मामला पेश आ गया बीच में, लेकिन ओवरऑल जो टीम है उसने पाकिस्तान को खुशी ये फराहम की है कि दोनों सीरीज़ अपने नाम की हैं। खैर याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है, पता नहीं अब इसको क्या कहा जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस जीत को जीत कहा जाए या क्या कहा जाए, ये याहिया से ही पूछ लेते हैं। याहिया अस्सलाम वालेकुम। जी रऊफ साहब वालेकुम अस्सलाम और मुनिद्दा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा पता नहीं आपको मुबारक तो चलने देनी बनती है कि जीत तो गए, अगरचे वो बड़ी गिरते पड़ते पता नहीं किस तरीके से हमने जीत हासिल की है। इसके बारे में पहले तो आप बात करो ना, फिर आपसे पूछे इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस की लोगों के कि वो कैसी रही हैं। असल में रऊफ साहब बात दरअसल ये मौका भी है, दस्तूर भी है, और आप ये कह लें कि वजह भी बनती है कि आपको मुबारकबाद देना पड़ेगी, क्योंकि जीत है। और वो हसन अली ने कल कहा कि ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है और हम पार्टी कर रहे हैं जीत के ऊपर। जीत के ऊपर तो अब मसला ये है कि यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रेडिशन ये बनता जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया आया है, फेसबुक कह लें, इंस्टाग्राम कह लें या ट्विटर कह लें, जैसे पाकिस्तान टीम जीतती है या आप कामयाबी हासिल करते हैं, जो भी टीम में खिलाड़ी नहीं होते वो अपना फर्ज समझते हैं कि वो कांग्रेट्स लिखे, बिल्कुल लिखना चाहिए। मैं किसी के ख्यालात के ऊपर, मैं किसी के काम करने के ऊपर कभी तनकीद नहीं करता, हर किसी का अपना एक स्टांस है, उसका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो जो भी बोलना चाहे। लेकिन अगर एक क्रिटिक्स के हवाले से आप मुझसे बात करेंगे तो इस कामयाबी के अंदर मुझे बहुत सारी खामियां दिखाई दे रही हैं, जिसको आप ओवरकम नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल में जाकर आपको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा याहिया, देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 100 T20 इंटरनेशनल जीतने वाली टीम भी बन चुकी है और आईसीसी ने भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इस पर मुबारकबाद पेश की है, ये भी एक अच्छी बात है। जी बिल्कुल ठीक कहा मुन्नज़ा आपने, और पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम बनी है जिसने इंटरनेशनल T20 में अपने मैचों की सेंचुरी मुकम्मल की है जीत के हवाले से। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर भारत है 85 मैचों के साथ, 71 जीत के साथ जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर है। तो बहरहाल एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। अगर मुस्तकबिल में कोई हमसे आगे निकल भी जाए, लेकिन पहली टीम हम हैं जिसने 100 मैच जीते हैं T20 में। अच्छा याहिया, ये बताओ कि थोड़ी सी जरा परफॉर्मेंसेस की बात कर लें। परफॉर्मेंसेस में ये हुआ कि एक तो हमारी टीम तबरेज़ शमसी के सामने बिल्कुल बेबस नजर आई, स्पिनर्स के सामने, हालांकि स्पिनर के सामने पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए था। उसके बाद ये हुआ कि मिडिल ऑर्डर में भी और ओपनिंग पे भी जितने भी तकरीबन प्लेयर्स को आजमाया गया वो नाकाम हुए हैं। बैटिंग हमारी बहुत क्लैप्स की है। टेस्ट मैचों में भी टेल एंडर्स ने या किसी एक आध इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ने हमें जिताया। यहाँ पर भी यही हुआ कि रिजवान ने मुसलसल स्कोर किए। किसी एक मैच में चलो बाबर ने तीसरे मैच में कर लिया कुछ थोड़ा सा, लेकिन उसके अलावा बैटिंग चली नहीं है हमारी। और बहुत ही मतलब इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे बाहर जाके अच्छी पिचेस के ऊपर जब खेलना पड़ेगा तो क्या बनेगा फिर। रऊफ साहब आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और आप सिर्फ क्रिकेट नहीं बाकी चीज़ों पर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, तो मैं आपसे उल्टा ये सवाल करूंगा कि आप कह रहे हैं बैटिंग चली नहीं है, तो बाकी क्या चल रहा है? हमारा ना कप्तान चल रहा है अच्छा हम फास्ट बॉलर को खेल पा रहे हैं,
बस धक्के पे चीजें चल रही हैं और फिर वही बात है कि जीत जाते हैं तो फिर सेलिब्रेशन तो बनती है। आप तब शबरेज तमसी की बात कर रहे हैं, प्रिटोरियस ने सेकंड T20 मैच में जो है वो 5 विकेट की परफॉर्मेंस दी थी। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में हम जो है वो केशव महाराज के आगे बेबस दिखाई दे रहे थे। 2 मरतबा उन्होंने बाबर आजम को आउट किया और तबरेज शमसी को आप देखें वो बड़े एनर्जेटिक और कल जिस तरह वो गेंद कर रहे थे और कल जिस तरह उन्होंने डिसीव किया हुसैन तलत को, एक उन्होंने फ्लाइट दी और वो उसको ड्राइव करने के लिए गए, ऊंचा खेलने के लिए गए और बोल्ड हो गए। कमाल बॉलिंग की है और ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यहाँ लो बाउंस की पिचेस होती हैं, तो यहाँ पर एक जनरल परसेप्शन ये है कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन हमारे बैट्समैन स्पिनर्स को कहाँ अच्छा खेल रहे हैं। तबरेज तमसी ने हमें T20 में जो है मुश्किल में डाला, उसके अलावा केशव महाराज जो है वो हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब बने हुए थे। ये इस एतबार से अलार्मिंग है टीम पाकिस्तान के लिए क्योंकि इस साल के आखिर में हमने भारत जाना है और भारत में ICC वर्ल्ड T20 में शिरकत करनी है। और आपको पता है कि भारत में जो है लो बाउंसी पिचेस होती हैं, लो ट्रेजेक्टरी पिचेस होती हैं, तो वहां पर अगर यहाँ पर अपने मुल्क में हम शबरेज तमसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, सह पा रहे हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां क्या होगा। ठीक, यह अगर हम देखें हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो सेट नहीं हो रहा है। हम देखें तो आप बैटिंग तो जारी बात है, बात आप कर रहे हैं और रूप साहब ने भी की कि जिस तरह पोजीशन थी, ये तो होम ग्राउंड में हमारी ये पोजीशन है, पता नहीं बाहर क्या होगा, अल्लाह खैर करे। लेकिन आप इस वक्त क्या नहीं समझते हैं कि शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज़ या फ़खर जैसे लोगों की ज़रूरत है टीम को इस वक्त, क्योंकि आने वाला जो जिस तरह परसों आपने बात की थी कि बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए जब बैनुल-अक़वामी सतह पर ये जो मैचेस आ रहे हैं तो वहाँ पर जीत जो है अपने नाम करना बड़ा मुश्किल है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? हरमीत, मुझे लगता है वो जो आपने आज फर्स्ट सेशन में जो है वो हलवा पूरी का लोगों को नाश्ता कराया ना, आप उससे बाहर निकले नहीं है अभी तक। तो बात भाई ऑमलेट, वैसे उसका टेस्ट अच्छा था इसलिए। हाँ, तो आप जो है ना वही पुराने लोगों की तरह वापस जा रहे हैं। देखें शुएब मलिक जो है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे लगता है कि उनकी इस टीम में जगह बनती है, क्योंकि आप कुछ भी बोलो, रिजवान ने बड़ा मसला डाला हुआ है। अब रिजवान को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपरमैन भी कह दिया है, तो आपको उनको बाहर करना इतना आसान होगा नहीं। लेकिन आप ठीक है मलिक को आप लेकर आ जाएं, आप उनको फिट इन कहाँ करेंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब मेरा ख्याल है 5 दिन के बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा और वो बेहतर अंदाज में दे सकेगा। बहुत सारे खिलाड़ियों का मुस्तकबिल जो है वो सिमत का तयन करेगा कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना। और आई थिंक अगर आप शुएब मलिक को बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो पेशावर ज़ल्मी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लैटिनम कैटेगरी में। मोहम्मद हफीज की बात की है, शायद मोहम्मद हफीज के बारे में काफी हमारे सीनियर खिलाड़ी भी उसको उस पर मुतफिक इस नाम पे। इंज़माम उल हक साहब भी कह चुके हैं कि इस वक्त ज़रूरत है मोहम्मद हफीज़ और लोगों की, तो मैं मोहम्मद हफीज़ को भी मैंने ऐड किया साथ में, सिर्फ शुएब मलिक की बात नहीं की है मैंने। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है इंज़माम उल हक साहब, लेकिन ना मैं उनकी बातों को सीरियस लेता हूँ, ना उनकी बातों को अहमियत देता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई थी तो वो अपने YouTube चैनल पर कह रहे थे कि इससे पैथेटिक टीम कोई नहीं हो सकती। वो कह रहे थे कि यार इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना सिलेक्शन कोई नहीं हो सकती। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने YouTube चैनल पर उनको जो है वो मुआहिदा किया उनके साथ, तो उन्होंने उल्टा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जी इससे बेहतर टीम हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि हम तो हरा भी सकते हैं। यू टर्न ले ली। अच्छा यार, आपने PSL की बात की, PSL के मैचेस आएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। वापस एक दफा अपनी T20 सीरीज की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो 3 तब्दीलियां की गई थी और जाहिद को डेब्यू भी करवाया गया था, उस बारे क्या कहेंगे? मुनज़्ज़र, देखें, बात दरअसल ये है कि कल पाकिस्तान टीम जीत गई, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह हम जीते हैं वो सबके सामने है। और हम ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंग्लैंड की मिसाल देते हैं, न्यूजीलैंड की मिसाल देते हैं, या जनूबी अफ्रीका की मिसाल देते हैं। बहरहाल ये एक बेंच मार्क है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। बड़े अफसोस की बात है कि हमने वर्ल्ड कप भी जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, वर्ल्ड T20 भी जीता, लेकिन अब तक हम बेंच मार्क सेट नहीं कर पाए चीजों का। जब भी ये बड़ी टीमें किसी नए खिलाड़ी को इंट्रोड्यूस कराती हैं, वो प्रेशरलेस मैच में इंट्रोड्यूस कराती हैं। अगर वो ओपनर है तो उसको मिडिल ऑर्डर में मौका दिया जाता है ताकि वो शेल्टर में जो है किसी के मौका आकर परफॉर्म करे। अगर किसी बॉलर को खिलाते हैं तो पहले बड़े बॉलर से गेंद कराते हैं, फिर उसको मौका देते हैं बॉलिंग करने का। कल आपने जाहिद महमूद को डेब्यू कराया, उन्होंने साबित किया कि ही इज द बेस्ट। बट आप एक चीज देखो कि बड़ा प्रेशर मैच था। अगर खुदा न खास्ता कल उनकी पिटाई हो जाती, जिस तरह मिलर किलर ने कल पिटाई की है 65 पे 7, उसके बाद उन्होंने बड़ा शानदार कमबैक किया, तो आप कहते हैं लोग बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को आप मौका नहीं देते। आप उनको खिलाते तो पहले मैच में खिलाते, आपने उनको आखिरी मैच में बड़ी मुश्किल से मौका दे दिया।
और भी खिलाड़ी बाहर बैठे हुए थे, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर कैटेगोरिकली कहना चाहूंगा, और वो ये कि इस टीम के साथ जब तक वकार यूनुस है, इस टीम के साथ जब तक मिसबाउल हक है, इस टीम की कोई सिमत नहीं है। जब जीतेंगे धमाल होगा, जब हारेंगे तो वबाल होगा। अच्छा ये बताओ कि हारिस रऊफ के बारे में ज़रा कुछ बात कर लें थोड़ी सी, कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा हुआ है कि मुसलसल हारिस रऊफ के खिलाफ कैंपेन एक चली हुई है और लोग कह रहे हैं कि पर्ची पर्ची पर्ची, पता नहीं किसकी पर्ची, लेकिन मेरा मतलब है कौन कि किसका आदमी है। हाँ, कौन किसका आदमी है। शहजाद रॉय के गाना भी मतलब जेहन में आ जाता है। तो या 2 मैचेस उन्होंने खेले लेकिन बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, लाइन एंड लेंथ कहीं नहीं, गेंद किस तरह जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ पता नहीं है। तो वहाँ से तकवीत मिलने लगती है कि अगर हारिस रऊफ ने बहुत ज़रा इम्प्रूव ना किया तो टीम में जगह नहीं बनेगी उनके। रऊफ साहब देखें, बात दरअसल ये, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मैं कभी सोशल मीडिया का बुरा मानता ही नहीं हूं, क्योंकि आपने कैंपेन की बात करी, तो यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं और अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपने दिल की भड़ास भी निकालते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि एक बंदा या एक ग्रुप जो है उसको लेकर चल रहा होता है और उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कैंपेन को लॉन्च किया जाए। जो शख्स अपने अकाउंट से अपनी तस्वीर लगाकर बात नहीं कर सकता, उसकी बात की तो पहली बात कोई अहमियत हो ही नहीं सकती। आप पर्टिकुलरली हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह कहा कि वकार यूनुस और मिसबाउल हक के होते हुए आपको कोई अच्छे की उम्मीद करनी नहीं चाहिए, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वकार यूनुस साहब 5 मरतबा इस टीम के साथ एसोसिएट के साथ राब्ता दोबारा बहाल कर लेते हैं। लेकिन रऊफ साहब, अगर देखा जाए तो रिजवान की भी बात आपने शुरू में की, 1 मैन आर्मी का टाइटल उसको दे दिया गया। या आपसे राब्ता दोबारा बहाल हो गया, प्लीज कैरी ऑन। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि वकार यूनुस साहब बहुत अच्छे बॉलर हैं, बुरे वाला एक्सप्रेस उनको कहते हैं। वो जब गेंद किया करते थे तो उनके बारे में कहते थे कि 22 कदम की दूरी पर मौत है। लेकिन वकार यूनुस ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को डिस्ट्रॉय किया है, इसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है। जुनैद खान, मोहम्मद इरफान, यू नेम इट, बहुत सारे बॉलर हैं। अभी आमिर की मिसाल आपके सामने, उन्होंने कहा जब तक ये लोग मैं वापस नहीं आऊंगा। अब हारिस रऊफ का केस ये है रऊफ साहब, बात दरअसल ये है कि हारिस रऊफ जो है वो डेथ ओवर के बॉलर हैं। आप उनसे नया बॉल डलवा रहे हैं, जो जहां बॉल ही नहीं कर सकता, आप उसके साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं? जब आपके पास शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है, वाई आप हारिस रऊफ से गेंद करा रहे हैं? आपके 2 ही एजेंडे हो सकते हैं, या तो आपको इनको खराब करना है या आपको इनको टीम से बाहर फेंकना है। तो ये क्या पाकिस्तान के हक में? और हारिस रऊफ की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मुनीज़ा बात कर रही थी कि वो किसके आदमी है, तो वो बिल्कुल लाहौर कलंदर के आदमी है। लाहौर कलंदर है, टेप बॉल के क्रिकेटर हैं, उनको कोई खिलाने के लिए तैयार नहीं। लाहौर कलंदर अपने ठीक है, दोबारा हैंग हो गए। हाँ, तो मतलब ये है कि चलो वो बता दिया कि वो किसका आदमी है, लाहौर कलंदर के आदमी है। अगर दोबारा बहाल होता है राब्ता तो फिर थोड़ी सी लेकिन रऊफ साहब, इतनी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि खेल में भी सियासत। आप खेल को तो पाक रहने दें, मतलब इसमें अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा दिखा रहे हैं हमारे टीम प्लेयर्स, पाकिस्तानियों को खुशी का मौका फराहम होता है, क्या कहेंगे? जी या दोबारा आपसे राब्ता बहाल हो गया, तो अब सिर्फ जाते जाते ये बता दो कि एक तो PSL आ गया और दूसरा 2 दौरे आ रहे हैं, मतलब एक ही दौरा आप कह लो, उसमें जो चल रहा है जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान को जाना है, फिर साउथ अफ्रीका भी जाना है। तो वहाँ के लिए टीम सिलेक्शन में काफ़ी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि बाहर जाके खेलना है और हमारे मिडल ऑर्डर ने, हमारे बैट्समैन ने परफॉर्म नहीं किया। क्या PSL पे इत्तफा किया जाएगा कि वहाँ से जो पूल में से प्लेयर्स आएंगे फिर उन्हीं को ट्राई किया जाए? नहीं रऊफ साहब, सिर्फ खीर नहीं मिलेगी आपको, जिम्बाब्वे का दौरा नहीं मिलेगा। एक आग का दरिया है जिसको अबूर करना है। आपने इंग्लैंड जाना है, आपने वेस्ट इंडीज जाना है। वेस्ट इंडीज की टीम जो है इस वक्त एक बार फिर कंबाइन हो रही है, उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। आपने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, आपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के साथ खेलना है, और आपने इस साल ICC वर्ल्ड T20 इंडिया में जाकर पार्टिसिपेट करना है। तो ये साल आपके लिए इतना आसान नहीं है, ये साल आपके लिए बड़ा मुश्किल साल है। अगर आप इसी तरह ये साल इतना आसान नहीं है। यही आपने सबको अलर्ट कर दिया, बहुत शुक्रिया कर दिया। अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन ये याद रखना कि ये साल आसान नहीं होने वाला हमारी टीम के लिए, प्लेयर सिलेक्शन के लिए, क्योंकि बाहर जाना है, बाहर के मैचेस की तैयारी करनी है, और क्या क्या होगा वो सब आपको बताएंगे। फिलहाल तो PSL आ रहा है, लेकिन अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और करेंगे मजीद गुफ्तगू। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक पब्लिक। अब हम बात करेंगे लाहौर की, जिसको शहरे अदब का टाइटल दे दिया गया है। वैसे तो ये टाइटल 2019 में दिया गया था यूनेस्को की जानिब से, लेकिन इसकी बाकायदा तकरीब हुई 2021 में, जिसमें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को ये एजाज़ दिया। 39 और कंट्रीज़ हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है। और इसमें मज़े की बात यह है कि वाई लाहौर, क्यों लाहौर को ही मुंतखब किया गया। तो देखा जाए तो लाहौर का कल्चर बहुत रिच है। यहाँ पर अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस की भी बात कर ली जाए तो लाहौर में शाही कला है, शालीमार गार्डन है, जहांगीर का मकबरा है, और भी बहुत से ऐसे मकामात हैं। अगर देखा जाए तो उर्दू बाज़ार भी हमारे पास है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी रौनकों को बहाल रखने के लिए इसे खोल दिया जाएगा उन लोगों के लिए जो यहाँ आएँ, यहाँ बैठें, यहाँ पढ़ें और अदब से मोहब्बत, लिटरेचर से मोहब्बत का इजहार करें। ना सिर्फ ये बल्कि रऊफ साहब बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ पर थे, अदीब थे, जिनसे लाहौर जाना जाता है। हमारे पास ये कि थे, हैं भी, हाँ जी हैं भी। अहमद नदीम कासमी की बात कर लें, फैज़ अहमद फैज़ की बात कर लें, सादत हसन मंटो की बात कर लें, तो बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से लाहौर ने ये एजाज़ अपने नाम किया है। ठीक है, महमूद हमारे साथ मौजूद है। महमूद, याद किया जाए इन लोगों को, उसी हवाले से पार्टी हाउस को भी याद किया जाए जहाँ पे लोग बैठा करते थे, कॉफ़ी हाउस को याद किया जाए, और फिर किताबों की दुकानों को याद किया जाए, चाहे संगे मील हो, उन पब्लिशर इदारों को जहाँ पे किताबें भी हैं, जहाँ लोग बैठते हैं, और फिर आप जहाँ पे बैठते हैं रीडिंग, उसको भी याद किया जाए। तो कितना बड़ा एजाज़ है लाहौर के लिए, ये पहले तो ये बताओ आप। हाँ, बहुत बड़ा एजाज़ है और लाहौर इसका हर तरह से मुस्तहिक था। और आप जानती हैं कि जो 20वीं सदी है वो तो लाहौर अदब का मरकज़ बना और इसकी रोशनी में बतदरीज इजाफा ही होता चला गया। आप 20वीं सदी के आगाज़ से ले लें कि उर्दू के अजीम नसर निगार मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस शहर में मौजूद थे। ठीक है। फिर इकबाल मौजूद थे, फिर मखजन जैसा पर्चा यहाँ से निकला। अभी आपने इशाती इदारों की बात की, तो जिस इशाती इदारे को आज याद करना चाहिए वो दारुल इशात पंजाब था, जो मौलवी मुमताज़ अली ने उसे शुरू किया, फिर उनके बेटों ने उसे आगे बढ़ाया। इम्तियाज़ अली ताज उसके मामलात को देखते थे। तो रऊफ साहब, उस दारुल इशात पंजाब लाहौर से ये इदारा, लाहौर में ये इदारा कायम था, लेकिन इसके असरात ये थे कि नैयर मसूद साहब, कुर्रतुल ऐन हैदर, अल्ताफ़ फातिमा, ये सारे यूपी में थे और इन्होंने अपनी याददाश्तों में, अपने खतूत में इस बात का जिक्र किया है कि दारुल इशात पंजाब की किताबों ने उनकी जो अदबी बुनियादें हैं, अदबी ज़ौक़ की बुनियादें हैं, उन्हें उस्तवार करने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। अच्छा। तो इसी अदब लतीफ़ यहाँ से हुआ, अदबी दुनिया और एक पूरा मरकज़ जो है, और जो उर्दू के बड़े अफसाना निगार हैं कृष्ण चंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी, उनके अदबी कैरियर का आगाज़ यहाँ से हुआ। उनका अदबी कैरियर यहाँ से परवान चढ़ा, उन्हें शोहरत मिली, और यही वजह है कि जब वो तकसीम के बाद हिंदुस्तान चले गए तो उन्होंने लाहौर को हमेशा बड़ी मोहब्बत से याद किया और बड़ी इससे मोहब्बत का इजहार उन्होंने मुख्तलिफ सूरतों में किया। इसमें महमूद की अपनी किताब शरह पुरकमाल भी है। अच्छा। जिसमें कन्हैया लाल कपूर, कृष्ण चंद्र, इन लोगों के वाक़यात जिक्र हैं कि लाहौर से उनकी मोहब्बत किस हद तक बढ़ी हुई है, किस तरह से देखी जाए। अच्छा, ये जो सिलसिला है महमूद, ये तो चलता चला गया है। अब उसके बाद देखिए मंटो यहाँ पे थे, मंटो का जो इलाका है पूरा अभी भी घर के बाहर तख्ती लगी हुई है। अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, अब्दुल्ला हुसैन, इसी तरह से फैज़ अहमद फैज़ हमने पहले जिक्र किया है, नासिर काज़मी, अगर शायरों में देखा जाए तो मुनीर न्याजी साथ में उनका जिक्र आता है। एक बड़ा वसी ख़जाना है जो ख़जाने में अब पार्टी हाउस में जाके अगर बैठा जाए, अब भी उनकी तस्वीरें वहाँ पे नज़र आती हैं, उनको देखा जाए तो याद आती हैं। बहुत बड़ा ख़जाना है यहाँ का। और फिर उस रवायत को आगे बढ़ाते हुए मुस्तनसर हुसैन तारड़, मिर्ज़ा अतर बेग, ये लोग मौजूद हैं अब भी। हाँ, वो खुर्शीद रिजवी साहब इस शहर में मौजूद है, मोहम्मद सलीमुर रहमान साहब मौजूद हैं, और जफर इकबाल साहब जैसे बड़े शायर जो हैं वो इस शहर में मौजूद हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका बड़ा नाम है अदब में इस शहर में। ठीक। अच्छा महमूद साहब, आप साथ ही रहिए, हमारे साथ इकबाल खुर्शीद भी मौजूद हैं। इकबाल साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बात यह है कि नाम तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे पास हम कल्चरली भी रिच हैं, लेकिन अब करना क्या होगा इस एजाज़ को अपने पास रखने के लिए, कि हम इसको सस्टेन कर सकें? करना क्या होगा अब?
सुबह बखैर तमाम सुनने वालों की खिदमत में एक बार खुश सलाम। लाहौर पे बात करने के लिए महमूदुल हसन आइडियल शख्सियत है, आपने मुझे भी मौका दिया। ये एक एजाज हमें मिला है, हमें देखना होगा कि ये एजाज क्या लाहौर के लिए एजाज है या ये इस फहरिस्त के लिए ऐसा एजाज है जिसमें लाहौर शामिल हुआ है। क्रिएटिव सिटीज प्रोजेक्ट जो ये यूनेस्को का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्रिएटिव सिटीज प्रोजेक्ट है, नेटवर्क है, इसके अंदर 7 कैटेगरीज हैं। उनमें से एक कैटेगरी लिटरेचर है जिसके तहत सिटीज ऑफ लिटरेचर का इंतखाब किया जाता है। 39 सिटीज का इंतखाब किया जा चुका है, लाहौर उनमें से एक है। 24 यूरोप से हैं, 7 एशिया से हैं। तो जनाब लाहौर तो 2000 साल तारीख रखता है और जो भी इस फहरिस्त में मुंतखब होने की शराइत हैं कि पब्लिशिंग में क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो, डाइवर्सिटी हो, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो, अदबी तकरीबात हो। तो देखिए 20वीं सदी में तो लाहौर ऐसे उभरा है बड़े सगीर में कि उर्दू का मरकज बन गया है। उर्दू का जिक्र लाहौर के बगैर अधूरा है और ये आज से नहीं है, गुज़िश्ता 100 बरस से है। तो ये इस फहरिस्त के लिए भी आज़ाद है, लेकिन चूंकि बैनुल-अक़वामी फहरिस्त है, कुछ शराइत हैं तो उनको फॉलो करते रहना चाहिए और जो भी तकाजे किए जाएंगे यूनेस्को की जानिब से उन्हें पूरा किया जाए। ये हमारे लिए खुशी का मकाम है, मगर इस फहरिस्त के लिए भी एक एजाज़ है। अच्छा इकबाल, ये बताइए कि जब आपने ये बताया कि ये करना होगा, एक ज़माना था मतलब जिस चीज़ की कमी भी अभी महसूस होती है और मेरे ख्याल में उसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी आगे आके कुछ करना पड़ेगा, और वो ये है कि यहाँ पे अदबी मराकज़ जो थे, अदबी मराकज़ में कमी हो गई। टी हाउस अब उस तरह से वहाँ पे मौजूद नहीं है, कॉफ़ी हाउस तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया। मॉल रोड पूरे का पूरा जो था, चाहे शेजान रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे लोग बैठा करते थे, बैठकें हुआ करती थी। इसी तरह से मतलब ओल्ड लाहौर में कई ऐसे इलाके जहाँ पे बैठकें हुआ करती थी, वो अब मौजूद नहीं रहे। तो आपने जैसे जिक्र किया यूरोप के शहर हैं, यूरोप में तो लगता है कि आप भी घूमते हुए आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि कदम कदम पे ऐसी जगह मौजूद है, ऐसे कुतुब खाने हैं, ऐसे टी हाउसेज हैं जहाँ पे बैठते अदीब और उनके नाम से फिर वो इलाके जाने जाते हैं। तो हमारे यहाँ फैज़ साहब का एक सिर्फ नाम है जिनके बच्चों ने उनकी वो यादगार बना दी है, बाकी अभी बहुत कमी है उसमें, करने को बहुत कुछ है। बिलाशुबा सर बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। असल में सिनेमा हो या लिटरेचर हो, वो कभी भी हमारे यहाँ रियासत की तरजीहात में शामिल नहीं रहा, और जहाँ सिनेमा और लिटरेचर फरोग नहीं पाएगा वहाँ समाजी तरक्की मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि इक़दाम किए जाएं। एक छोटा सा फिनोमेना आया है गुज़िश्ता 15 वर्षों में कि ये जो छोटी छोटी बैठकें थी, इनकी जगह बड़े फेस्टिवल्स ने ले ली है। बड़े फेस्टिवल्स की अपनी अट्रैक्शन है। लाहौर में फेस्ट फेस्टिवल हो रहा है, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, अलहमदुलिल्लाह की कॉन्फ्रेंसेस है, लेकिन छोटी बैठकों की बेहद अहमियत उन्हें रिवाइव करना होगा। जैसे रऊफ साहब ने कहा, इस तरह की एक्टिविटीज जरूरी हैं, कराची में भी जरूरी है। आप ठीक कह रहे हैं, कराची में भी होनी चाहिए, लेकिन कराची में फ़िलहाल मसाइल ही दिखाई दे रहे हैं और अभी तक तो उधर जो पॉलिटिक्स है कुछ उसी में ही वो ज़्यादा पेश है। लेकिन वी होप कि वहाँ से भी इस तरह की कोई अच्छे इनिशिएटिव सामने आए, कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हों, अदब को प्रमोट किया जाए। लेकिन महमूद साहब, आपकी जानिब वापस आना चाहूँगी। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास शाही कला है, शालीमार गार्डन है, जहांगीर का मकबरा है, उर्दू बाज़ार है। इन मकामात पर अदबी सरगर्मियाँ होनी चाहिए। क्या समझते हैं इन अदबी सरगर्मियों से ये रिवाइव हो सकेगा सिस्टम, और क्या हम यूथ को इस जानिब वापस दोबारा ला सकेंगे, उनके इंटरेस्ट को डेवलप कर सकेंगे इस तरफ? हाँ, तो ये तो हर जमाने का अपना एक दौर होता है। तो अदबी मराकज़ ने भी अब अपनी जगह बदली है। अब टी हाउस तो कायम है, लेकिन अब देखें कि गुलबर्ग में रीडिंग से नाम से जो है वो एक किताबों की दुकान है, जो किताबों की दुकान ही नहीं, एक बाकायदा इदारे की हैसियत भी रखती है। वहाँ पे जब ये कोविड से पहले कैफे था, वहाँ बड़े बड़े अदीब आते थे और एक मुकालमे की फ़ज़ा थी और सब वहाँ पे बैठकर बातें करते थे। इसी तरह जो है ये जो लिटरेचर फेस्टिवल हुए हैं, उन्होंने नौजवानों को भी और भी लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया है। तो ये एक है हल्का अरबाब ज़ौक़ भी, अभी जो एक बहुत ही अजीम तहजीबी इदारा है लाहौर का, तो वो भी अभी काम कर रहा है, उसके भी इजलास होते हैं। इसी तरह और भी तंजीमें हैं जो सरगर्म है, लेकिन इस सिलसिले को और भी आगे बढ़ना चाहिए। अभी रऊफ साहब ने पार्क टी हाउस का जिक्र किया, तो हम जो पार्क टी हाउस की इतने बरसों में, जो गुज़िश्ता बरसों में एक अगर नुमाइंदा शख्सियत चुननी हो तो वो जाहिद डार थे, जिनका परसों इंतकाल हो गया। तो वो जो जाहिद डार जैसे लोग जो है, जो सारी जिंदगी उन्होंने पार्क टी हाउस में गुजारे, पार्क टी हाउस से वो इतना उन्हें लगाव था कि वो पार्क टी हाउस की शनाख्त बन गए एक तरह से। तो जाहिद डार जैसे लोग भी इस शहर की
खूबसूरती कहना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी अपनी शराइत पर बसर की। तो लाहौर ही वो शहर था जिसने नए ज़माने में भी और पुराने ज़माने में भी लोगों के लिए ये गुंजाइश छोड़ी थी कि वो अपनी शराइत पर ज़िंदगी बसर कर सके। अच्छा महमूद, उसमें अफसोस ये होता है उस वक्त जिस वक्त अशफाक साहब ने बड़ी मोहब्बत से बनाया कारवां सराय और कारवां खिजाए, जबकि हम इसी तरह से एक फैज साहब का तो चलिए मतलब वो मौजूद है, उनके बच्चों ने मेहनत की, उसको एक म्यूज़ियम, एक कल्चरल सेंटर उसकी शक्ल दे दी, या इकबाल की एकेडमी जो है वहाँ पे वो मौजूद है। लेकिन मंटो का देखा जाए तो मंटो का कोई ऐसी जगह वहाँ पे मौजूद नहीं है। अशफाक साहब का जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया, मुनीर नियाज़ी का हो तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, कोई ऐसी जगह जो याद दिलाए कि यहाँ मुनीर नियाज़ी थे या मुनीर नियाज़ी रहते थे। यूरोप में ख़ासतौर पे आप रूस में देखें कि अदीबों के नाम से पूरा पूरा मोहल्ला, पूरा पूरा इलाका, वहाँ किताबों की दुकान भी होगी, उनका टी हाउस, कॉफ़ी हाउस भी होगा और वो चलेगा उनके नाम के ऊपर। इस तरह की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसको आगे चलाने की? हाँ, ये तो बहुत ही एक ज़रूरी बात है। अब आप भाटी दरवाज़ा ही देख लें कि भाटी दरवाज़ा एक इलाका था और उसमें इतनी नामवर शख्सियात का क़याम रहा, वहाँ पैदा हुई। अभी हकीम अहमद शुजा ने लाहौर का चेल्सी के नाम से बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है, उसे अगर आप देखें तो अंदाज़ा होता है कि सिर्फ एक मोहल्ले में ही, यानी कि ज़मीनें ज़रखेज़ होती हैं, शहर ज़रखेज़ होते हैं, तो वो एक मोहल्ला ही इतना ज़रखेज़ है कि उसमें से कैसे कैसे नामवर लोग हैं वहाँ रहते रहे। लेकिन हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं रहती। अब फिरोज संस देख लें, वो खाली पड़ा है, उजाड़ पड़ा है, वो ठीक है, वो मामला होंगे उनके प्रॉपर्टी के या जो भी, लेकिन फिरोज संस ने जितनी नस्लों की आबियारी की है, जिसमें आप भी शामिल है, हम भी शामिल है और हमसे पहले वाले भी शामिल हैं, तो ऐसे इदारे भी जो है इन्हें भी महफूज करना चाहिए था। और इन्हें जो है वो कराची में हुआ है कि वहाँ जो सबसे पुरानी दुकान थी कराची की, पाइनियर बुक हाउस, उसे जो है महफूज किया गया है, उसे रेनोवेट किया गया और नए सिरे से उसमें मनीज़ा नकवी का बहुत किरदार है। तो हमारे यहाँ भी ऐसी जो दुकानें थी या पुराने मराकज़ थे उनका एहया होना चाहिए। इकबाल वापस आते हुए जैसे खुर्शीद साहब और महमूद साहब, मैं अगर इस लाहौर के शहर को इल्म का ख़जाना कहूँ तो गलत नहीं होगा। बड़े बड़े नाम पैदा किए और बड़े बड़े नाम आज भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज की नई नस्ल के हवाले से तो आदाब यानी लिटरेचर की तरफ आना उनका बड़ा कम है और बड़ी कम ही दिलचस्पी लेते हैं। तो आप जैसे राइटर जो है एक नए तर्ज अमल से इन लोगों को राग़िब करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी इकबाल जी, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो सोशल मीडिया है और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कुछ अर्से पहले हुआ ये था कि जो अदीब था वो हाशिए पे भी नहीं रहा था। एक जमाने में ओपिनियन लीडर फैज साहब और अहमद फराज हुआ करते थे, अशफाक अहमद होते थे, हम उन्हें टेलीविजन पे देखते थे। मगर फिर एक ऐसा वक्त आया कि बहुत कम शख्सियत ऐसी रह गई, गाजी सलाउद्दीन हो गए या रोक साहब हो गए, जो लिटरेचर की बात करते थे, टेलीविजन पे ऐसी शख्सियत नहीं रही। तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब अदीब आएगा, सोशल मीडिया पे अदीब हमें दिखाई देगा, वो दोबारा ओपिनियन लीडर बनेगा, तब लोग पढ़ने वाले नई नस्ल अट्रैक्ट होगी। इसमें एक किरदार अदमी मेलों ने जरूर अदा किया है कि जो हमारी नई नस्ल है, कराची लिटरेचर फेस्टिवल होता था, वहाँ 5-5 हज़ार की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, अदीबों आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। इकबाल खुर्शीद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर को शहर अदब का टाइटल मिला है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब दिलचस्प बात इसमें ये है कि हम उसको किस तरह से सस्टेन करेंगे। इसके बाद अभी एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे जीप रैली की, जो कि कल अख्ताम पजीर हो गई है। क्या रौनक लगी चोलिस्तान में वो हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और अब हम आपको बताते हैं कि चोलिस्तान जीप रैली इख्तिताम पजीर हो चुकी है गुज़िश्ता रोज़, और ख़ासा वहाँ पर जोशो वलवला देखने में आया पार्टिसिपेंट्स में भी। और हमने ये भी देखा कि उस्मान बुज़दार भी वहाँ, उन्होंने ट्रैक पर गाड़ी चलाई है और कहा कि उन्हें बहुत मज़ा आया और वो भी ये चाहते थे कि वो इसमें पार्टिसिपेट करते। ना सिर्फ ये बल्कि खुशी की बात ये है, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इंटरनेशनल ड्राइवर्स को भी यहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक मेगा इवेंट है और ना सिर्फ ये टूरिज्म को प्रमोट करता है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज को भी ग्लोबली प्रमोट कर रहा है। जिससे कि पहले देखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने कितना एंजॉय किया गाड़ी चलाते हुए। हाँ।
ये उस्मान बुज़दार साहब जो कि गाड़ी चला रहे हैं ट्रैक के ऊपर और देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उनको। लेकिन रऊफ साहब बात तो तब हो ना, रऊफ साहब बात तो तब हो ना जब आसपास कंपटीशन करने वाले भी मौजूद हों। ये तो अकेले करने वाले नहीं, और दूसरे बहुत लग्जरी गाड़ी है। हाँ। बहुत ऐसी गाड़ी है जो जिसको शायद वो नहीं चाह रहे होंगे कि गंदी हो, उनको पता नहीं खुद ही साफ करनी मुझे तो वो पड़ेगी। गाना याद आ गया, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के। बाकी जो गाड़ियां हैं जो नादिर मक्सी की या साबिरा सुल्तान की जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने जीते हैं, हाँ, साहबजादा सुल्तान फातेह करार पाए हैं, टॉप पोजीशन लिया उन्होंने। और रऊफ साहब उन्होंने इस ट्रैक को कंप्लीट किया है 3 घंटे 18 मिनट में, जबकि दूसरी पोजीशन पर आए हैं नादिर मक्सी। और ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब टफ कंपटीशन था, 4 मिनट का सिर्फ फर्क पड़ा। हाँ, 3 घंटे 22 मिनट में ये नादिर मक्सी ने ट्रैक जो है उसे कंप्लीट किया। अच्छा, इसी पर पिछले बहुत से दिनों में बहुत से मतलब ऐसे हाल जो अच्छा। रही है कंपटीशन, हाँ। उसमें नादिर मक्सी अव्वल आते रहे। अच्छा। नादिर मक्सी ने बहुत से जीते में ट्रैक्स के कंपटीशन। अच्छा, ये देखें, आप फुटेज देख रहे होंगे। हाँ। ये फुटेज में हमें धूल पता चलता है उड़ाती किस तरीके गाड़ियां, के ओ उलट माय भी गॉड। जाती हैं। हाँ, उलट भी जाती हैं गाड़ियां, बड़ा खतरनाक ये काम होता है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो थ्रिल है, हाँ, उस थ्रिल से महसूस होने के लिए लोग जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे भी मौजूद है। काशिफ अंसारी को ऑन बोर्ड लेते हैं। काशिफ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताओ कितना मजा आया, आपने तो वहां जाकर इस रैली को कवर किया है। गुड मॉर्निंग टू यू मैम, बहुत मजा आया। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कि खैमा बस्ती जो है वो आबाद हो गई है। 16वीं चुलिस्तान जीप रैली थी ये। पिछले 16 साल से ये इवेंट जो है यहाँ पर हो रहा है चुलिस्तान में, और ऐसा लगता है कि जैसे एक नई दुनिया जो है वो आबाद कर देते हैं। 4 दिन के लिए लोग वहां पर जो है रैली से 1-2 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। खासकर जो रेसर्स होते हैं वो आके ट्रैकी करते हैं, वहां पर अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं और वो ट्रैक का जायजा लेते हैं कि हमने जब रेस में उतरना है तो वहां पर गाड़ी किस तरह से भगानी है और ट्रैक का क्या हालात हैं। जो प्रीपेड कैटेगरी होती है वो सबसे पहले गाड़ियां निकलती हैं, तो उसमें ये होता है कि ट्रैक जो वो साफ होता है, उसमें जरा जो गाड़ियां भाग रही होती हैं, 231 किलोमीटर का ट्रैक था इस दफा। जो गाड़ियां 53 गाड़ियां उसमें निकली थी सुबह के रोज 12 तारीख को। तो वो जो गाड़ियां उधर भाग रही थी उसमें उनको ट्रैक में आसानी थी, शुरू में निकली। जो प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियां थी, जो शुरू में गाड़ियां निकली, जो ड्राइवर निकले, उनको ट्रैक में आसानी थी। लेकिन उनके पीछे जो गाड़ियां थी, अब 53 गाड़ियां थी, उसमें आप देख लें कि ट्रैक खराब होता जाता है। उसमें ड्राइवर की महारत होती है, वो अपनी स्पीड कंट्रोल करता है, गाड़ी को भगाता है, गाड़ी को बचाता है, अपने आप को बचाता है। जो लोग साइडों पे खड़े होते हैं उनको भी देखता है। बहुत महारत की जरूरत है इस चुलिस्तान जीप रैली में। कोई आम आदमी जो है वो इसमें गाड़ी नहीं भगा सकता। अच्छा काशिफ, ये बताओ कि काशिफ, अगर हम देखें तो जाहिर बात है, एक थ्रिल जिस तरह आपने बात की, वह मेला पूरा सजा हुआ था। तो खवातीन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कितनी खवातीन इसमें शामिल थी और जीत कौन सी खातून जो है अपने नाम कर गई है? जी, इस दफा 4 खवातीन जो थी ना वो शामिल हुई जीप रैली में। जो लास्ट ईयर की विनर थी कृष्णा पटेल, सलमा बरवत खान, और एक जो इसमें बहुत अच्छी चीज हमें नजर आई, 18 साल की बच्ची पलवा शाह खान, जिसने अभी लाइसेंस लिया और वो जीप रैली में पहुंच गई। बहुत ही वो एक्साइटेड थी, बहुत ही खुश थी। उनका कहना था कि मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपना लाइसेंस हासिल करूं और फौरी तौर पर जीप रैली को ज्वाइन करूं, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो भी जीप रैली में जीप भगाते हैं। उनकी वालदा भी साथ थी, उनके साथ उनके हम उम्र जो दोस्तें थी वो भी साथ थी। उनके साथ एक जो बड़ा अच्छा एक हमें देखने में लगा नेविगेटर जो थी, वो भी बिल्कुल न्यू बच्ची थी, 16 साल की, जोनसेना जो उनके साथ उनको नेविगेट कर रही थी। तो बहुत ही अच्छा जो है वो उनको देख के लगा कि इतनी यंगेस्ट, मतलब काशिफ आप चाह रहे हैं कि मुनीज़े अब नेक्स्ट तैयारी पकड़ ले। बात करने का मकसद ये है कि अब मुनीज़े भी बड़ी एक्साइटेड होती है ड्राइविंग में। लेकिन आपको नेविगेटर के तौर पे तैयारी करनी पड़ेगी है हरमीत, फिर नेविगेटर के तौर पे बैठना पड़ेगा। लेकिन आप भी होंगे साथ में। हाँ, मैं तो पीछे बैठ के पानी पिला रहा हूँ। तो फिर हमारी प्रोडक्शन टीम यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम करेगी क्या? भाई मैं तो नहीं जा रही हूँ, आप और हरमीत अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, एंजॉय करें और फिर वापस आएं। अच्छा काशिफ, यहाँ सवाल ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने भी कहा था कि इंटरनेशनल ड्राइवर्स को मदऊ किया जाएगा कि वो भी पार्टिसिपेट करें हमारे इस मेगा इवेंट में। तो क्या कहा जा सकता है, कब तक इस बारे में तैयारियां की जाएंगी या कोई इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे?
मैम देखिए, ये तो ऐलान जो है ना पिछले 3-4 सालों से हो रहा है कि ये इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें जो है बाहर के ड्राइवर्स जो है वो शिरकत करेंगे, उनको बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अमल नहीं किया गया कि जो पाकिस्तान जीप रैली है उसको सही तरह से प्रमोट किया जाए, इंटरनेशनल लेवल की इसको रैली बनाया जाए कि बाहर के जो ड्राइवर्स हैं उनको ये फख्र महसूस हो कि हम पाकिस्तान में जाकर जो है ना जीप रैली में हिस्सा लें और यहाँ पर गाड़ियां दौड़ाएं। लेकिन बड़ा ये एक सानिया है कि इस बारे में अभी तक कोई चीज की नहीं गई कि बाहर के ड्राइवर्स को मदऊ किया जाए। अगर मदऊ किया जाए तो वो यहाँ पर आएंगे और देखने वाले भी महसूस होंगे, और जो लोग यहाँ पर से पूरे पाकिस्तान से जीप रैली को देखने के लिए आते हैं उनमें इजाफा होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। अच्छा काशिफ, ये बताओ कि अगर बाहर से भी लोग आते हैं और जो अभी भी होते हैं, इनके ठहरने के क्या अच्छे इंतजाम हैं? देखें ना, अगर बाहर से आपने किसी को बुलाना है तो फिर उनकी अच्छे कमरे होने चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, इस तरह के इंतजाम हैं क्या यहाँ पे मौजूद? जी सर, ये पिछले 2 साल से जो कुछ इंतजाम बेहतर हुए। टीडीसीपी ने एक वहाँ पे जो है ना रिजॉर्ट बनाया है, उसमें वॉशरूम्स भी अच्छे हैं, उसमें रूम्स भी अच्छे हैं, और उसको वो एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि अगले साल तक जो है वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। वहां पे बेहतर ठहरने की जो सहूलियात होंगी वो मुयस्सर होंगी। लेकिन लोग जो हैं वो अपने खैमे खुद लेकर आते हैं, अपने सिस्टम सारे बनाते हैं डेजर्ट के अंदर, और वो वहां पर रहते हैं। तैयारियां बेहतर हो रही हैं, टीडीसीपी ने भी इसमें बंद किया। काशिफ अंसारी, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगर देखा जाए तो अब चोलिस्तान जीप रैली में उस्मान बुज़दार ने शिरकत करके ये पैगाम दे ही दिया है कि तैयारियां की जाएंगी कि इंटरनेशनल ड्राइवर्स को यहाँ पर बुलाया जाए, उसी तरह जिस तरह PSL में इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ आते हैं और रौनक दुबाला होती है, और पाकिस्तानी उनको बहुत वेलकम करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उनकी शिरकत को बहुत इंजॉय करते हैं, और हरमीत भी बहुत ज़्यादा मज़ा करता है जब ये सब आते हैं। इसको तो मौका मिलता है बाहर जाके कवरेज करने का, हम तो स्टूडियो में रहते हैं लेकिन अभी के लिए हम ले लेते हैं इजाज़त। कल दोबारा हाजिर होंगे और करेंगे आपसे दिलचस्प बातें। पब्लिक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।